हो गया। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मॉडल पेपर का सेट 1 जिसमें 80 क्वेश्चन है। ठीक है, कहने के लिए तो हम 80 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ से कंप्लीट हम 200 से 250 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपको 19 तारीख को जो होने वाली एग्जाम है उसमें बहुत ही आपको मदद करेगा। हमें पूरा उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आज देख लेते हैं तो लगभग आपका 40 से 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। मतलब यूँ कहे तो आपका मतलब जो भी 80 से 90% जो आपका SST का जो ऑब्जेक्टिव को पार्ट है वो आपको ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखिए ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, और हम ये मॉडल पेपर से ही हमें लगता है कि पूरे 90 से 95% क्वेश्चन लड़ता है, वही हम आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं। तो कह रहे बाबू, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन है? कौन सा जैविक संसाधन है? कह रहा है बाबू, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन है? तो बाबू कौन सा जैविक संसाधन है? ठीक है बाबू। तो बाबू उत्पत्ति के आधार पे बाबू संसाधन के 2 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्गों में। कौन कौन सा? जैविक और अजैविक। और जैविक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो सजीवों से संबंधित होते हैं, जैसे बाबू पेड़ पौधा, जैसे कोई भी पेड़ पौधा हो गया, कोई भी जीव हो गया, या सूक्ष्म जीव हो गए। क्या हो गए? सूक्ष्म जीव। ये तीनों किस में आते हैं? जैविक संसाधन में आते हैं। पेड़ पौधा में छोटा पेड़ से ले बड़ा पेड़ पौधा ले, छोटा पेड़ पौधा से लेकर बड़ा पेड़ पौधा सभी आ जाएंगे जैविक संसाधन में। जीव में सभी जीव आ जाएंगे, और सूक्ष्म जीव में जीवाणु वायरस वगैरह सारा चीज आ जाएंगे, आपके जैविक संसाधन में आ जाएंगे। और दूसरा क्या होता है? अजैविक संसाधन, जिसमें निर्जीव चीजें शामिल की जाती है। तो अजैविक में कौन सी? अजैविक मतलब जो निर्जीवों से संबंधित हो, जैसे नदी, पठार, पहाड़, ये सारे चीज क्या है? निर्जीव है। तो वैसे संसाधन जो सजीवों से संबंधित होते हैं उसे जैविक संसाधन कहते हैं, और जो निर्जीवों से संबंधित होते हैं उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है बाबू, ये समझ में आ गया? तो आप लोग आंसर बताइए, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन है? तो बाबू जैविक संसाधन क्या होगा बताओ? कह रहे हैं इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो जैविक संसाधन का मतलब होता है जो सजीवों से संबंधित हो, और अजैविक मतलब जो निर्जीवों से संबंधित हो। तो बाबू ऑप्शन दे रहा है कि इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन है मछली, मिट्टी, मानव, पेड़। तो कौन सा होगा इसमें? तो बाबू मछली हम जानते हैं जैविक संसाधन है, पेड़ भी जैविक संसाधन है, मानव भी जैविक संसाधन है, लेकिन जो मिट्टी होता है वो जैविक संसाधन नहीं होता। वो कौन सा संसाधन होता है? अजैविक संसाधन होता है। कौन सा संसाधन होता है? अजैविक। तो पहला का आंसर होगा इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो पहला का आंसर होगा मिट्टी। पहला का बी होगा, आंसर होगा मिट्टी। तो बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 1 करा रहा है। क्या करा रहा है? बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 1, जहां से बहुत आने की संभावना है क्वेश्चन। ठीक है बाबू, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बाबू आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित रहना चाहिए? बाबू भारत सरकार का जो वन नीति है उनके अनुसार किसी भी क्षेत्र में 33% वन होना चाहिए। अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर 33% वन है तो वहाँ का पर्यावरण क्या है? ठीक है। भारत सरकार द्वारा नीति के अनुसार कहा गया है कि अगर 33% अगर किसी भी क्षेत्र में 33% वन है तो वहाँ का पर्यावरण क्या है? ठीक है बाबू। अगर भारत का हम बात कर रहे हैं तो बाबू ये हम जानने का कोशिश करते हैं कि भारत में टोटल वन कितने परसेंट है। तो बाबू भारत में टोटल वन, भारत में कुल वन कितना है? 20.60 है। कितना है?
20.60 कितना है? 20.60% क्या है? 20.6% क्या है? वन है। अगर भारत में सबसे ज़्यादा वन पूछा जाता तो एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में। भारत में सबसे ज़्यादा वन पूछा जाता है तो एमपी में वन है। कभी कभी बिहार में भी पूछ लेता है कि बिहार में कितना % वन है, तो बाबू आपका बिहार में 7% वन है। कितना % है? वन है। बिहार में 7% वन है। यहाँ से इतना क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा जो वन नीति बनाया गया उसमें कहा गया है कि अगर किसी क्षेत्र में 33% वन है तो ठीक है। कितना % वन होना चाहिए वन नीति के अनुसार? 33%। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में कितना % वन है, तो 7% वन है, ठीक है बाबू। यहाँ से क्वेश्चन, तो बाबू बताओ, कह रहे कि भारत सरकार के वन नीति के अनुसार कम से कम कितना % वन होना चाहिए, तो कितना % किसी भी जगह पे वन होना चाहिए? 33%। किसके अनुसार? भारत सरकार के वन नीति के अनुसार। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। बाबू अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो पूरा 100% कह रहे हैं, यहाँ से आपको लगभग 70 से 80% ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर सिर्फ एक ही वीडियो जो हम छोड़ रहे हैं आज वो उसको आप देख लेते हैं तो 70 से 80% ऑब्जेक्टिव यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो आप लोग देखिए, और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा, तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तब अब महानदी पर आपका हीराकुंड बांध बना है। महानदी पे हीराकुंड बांध बना है। कौन बांध बना है? हीराकुंड बांध बना है। कौन बांध बना है? हीराकुंड बांध बना है। बाबू महानदी हीराकुंड बांध कहाँ बना है? उड़ीसा में बना है। कहाँ बना है? उड़ीसा में, ठीक है बाबू। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा नदी है भारत में, कौन सा, तो देखो महानदी पे कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध बना है। कहाँ, किस जगह पे? उड़ीसा में। किस जगह पे? उड़ीसा में। बाबू भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे क्या है? लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या बाबू? भारत का सबसे लंबा बांध। तो हीराकुंड से इतना ध्यान होना चाहिए, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। किस नदी पे है? महानदी पे है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। बाबू लंबा तो हम समझ गए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो बाबू भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल है। कौन है? भाखड़ा नंगल। कौन सा बांध है? भाखड़ा नंगल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नंगल बांध, जो किस नदी पे है? सतलज नदी पे। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है बाबू। इतना चीज याद होना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में, ठीक है, ये सबसे लंबा बांध है। कोई क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल किस नदी पे? सतलज नदी पे। किस जगह पे? उत्तराखंड में। किस जगह पे? उत्तराखंड में, ठीक है बाबू। यहाँ से इतना क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए बाबू, ये मॉडल सेट 1 है, बिहार सरकार द्वारा जारी, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, वही आपको करा रहे, जो एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन है। ऐसा ये क्वेश्चन है कि हर बार कब से कम एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया, तो अभी भी आने की संभावना इसका है। बाबू ये तो बांधों से संबंधित अगर पूछे तो बता दिए। ऐसा भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि भारत में बांधों को किसने देश का मंदिर कहा था? बांधों को देश का मंदिर किसने कहा था? देश का मंदिर। तो बाबू भारत
भारत को देश का मंदिर, बांधों को देश का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? पंडित नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू ने। बाबू अब हम चल रहे हैं चौथा क्वेश्चन के उपयोग, जो मस्ट VVI है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो अब टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है? कैंसर के उपचार में होता है। कहाँ पे होता है? कैंसर के उपचार में। टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है? कैंसर के उपचार में होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है? कैंसर के उपचार में होता है। अब पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? बाबू खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है धात्विक। पहला होता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। दूसरा क्या होता है? अधात्विक खनिज। दूसरा होता है अधात्विक। दूसरा होता है अधात्विक खनिज। दूसरा होता है अधात्विक खनिज। तब बाबू धात्विक खनिज में तुम्हारा क्या आ जाएगा? लोहा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोहा आ जाएगा, सोना आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। एल्युमिनियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम आ जाएगा। चांदी आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे? धात्विक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? धात्विक में। धात्विक खनिज क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इनको मारने पे एक अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। ये सारी विशेषता है। और अधात्विक खनिज की बात करें, किसकी बात करें? अधात्विक खनिज। इसमें ग्रेफाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? पायराइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पायराइट आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? पायराइट आ जाएगा। सल्फर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सल्फर। बहुत सारा आएगा इत्यादि। सल्फर इत्यादि। तो बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज क्या नहीं है? पायराइट। बार बार पूछता है कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज पायराइट नहीं होता है, ग्रेफाइट नहीं होता है, सल्फर नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम्पल में ऐसे सीधा ही देता है। पायराइट किस प्रकार खनिज है? तो पायराइट अधात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है? अधात्विक। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी देता है कौन सा इसमें से धात्विक खनिज नहीं है? सोना दे देगा, चांदी दे देगा, लोहा दे देगा और पायराइट दे देगा। तो तुमको क्या करना है? पायराइट कर देना है। बाबू ये ग्रेफाइट भी अधात्विक होता है, पायराइट भी अधात्विक होता है, सल्फर भी अधात्विक होता है। इवन हीरा जो होता है ना, हीरा, वो भी अधात्विक होता है। क्या होता है? वो भी अधात्विक होता है। तो बाबू हमें नहीं लगता है कि धात्विक और अधात्विक में आपको कोई दिक्कत होगा। धात्विक और अधात्विक में कोई दिक्कत होगा। अब बाबू पांचवा क्वेश्चन अब पढ़ेंगे। छवा क्वेश्चन अब इसमें से पढ़ेंगे। छवा का कर इनमें से कौन सा टर्शियरी कोयला का भंडार है? तो क्या होगा आपका आंसर? झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड। कर इनमें से कौन सा परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो बाबू परमाणु शक्ति का साधन कौन सा नहीं है? परमाणु शक्ति का साधन। परमाणु शक्ति का साधन का परमाणु शक्ति का साधन नहीं। परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं है? कौन नहीं है? परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं है? तो बाबू ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन में दिया है। पहला दिया है यूरेनियम। पहला दिया है यूरेनियम। तब हम जानते हैं यूरेनियम का उपयोग हम कहाँ करते हैं? परमाणु शक्ति में करते हैं। परमाणु शक्ति में करते हैं। दूसरा दिया है बक्साइट। दूसरा दिया है
बॉक्साइट। और हम जानते हैं बाबू बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक धातु का अयस्क है, धातु का अयस्क है। इसका परमाणु शक्ति में उपयोग नहीं करती। धातु का क्या है? अयस्क है। किस धातु का? किस धातु का? अल्युमिनियम का अयस्क है। और दिया है मोनोजाइट्स। मोनोजाइट्स का भी उपयोग हम परमाणु शक्ति में करते हैं, थोरियम का उपयोग करते हैं। परमाणु शक्ति में किसका किसका उपयोग करते हैं? थोरियम का करते हैं, यूरेनियम का करते हैं, मोनोजाइट से करते हैं। लेकिन बॉक्साइट का उपयोग हम परमाणु शक्ति में नहीं करते। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा कि परमाणु का साधन कौन नहीं है? परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं होगा? बॉक्साइट होगा। कभी कभी एग्जाम्पल ऐसे भी पूछ लेता है कि परमाणु शक्ति चलाने के लिए कौन कौन सा खनिज उपयोगी है? कौन कौन सा खनिज उपयोगी है? तो आंसर लिखना है परमाणु शक्ति चलाने के लिए क्या क्या उपयोगी है? यूरेनियम है, मोनोजाइट्स है, थोरियम है। ठीक है, बॉक्साइट परमाणु शक्ति चलाने के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। हम लोग बॉक्साइट का उपयोग कहाँ करते हैं? एल्युमिनियम बनाने के लिए करते हैं। एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। क्या है? अयस्क। अब बाबू हम 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आंसर क्या होगा बाबू? उत्तर होगा आपका 8। भारत के कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, कोई पूछेगा क्वेश्चन कि हमारे भारत में डाक सेवा का प्रारंभ कब होता है? 1837 में होता है। हमारे भारत में डाक सेवा का प्रारंभ कब होता है? 1837 में होता है। कब होता है? 1837 में। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में डाक विभाग का स्थापना कब होता है? भारत में डाक विभाग का स्थापना, तो भारत में डाक विभाग का स्थापना 1854 में होता है। कब होता है? 1854 में। कब होता है? 1854, 54-55 में होता है। कब होता है? 54-55 में होता है। ठीक है, कहीं 54 लिखा रहेगा, कहीं 55 लिखा रहेगा। कब होता है? 1854-55 में होता है डाक विभाग का स्थापना। और डाक क्षेत्र और डाक का स्थापना 37 में। कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 8। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव के ओर कि इनमें से कौन सा असम बाढ़ के कारण है? कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? कौन सा कारण है? तो बाबू कौन सा कारण होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र नदी होगा। कौन सा होगा? तो बाबू असम में बाढ़ के कारण ब्रह्मपुत्र नदी। असम में बाढ़ के कारण ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार में बाढ़ के कारण कोसी। बिहार में बाढ़ के कारण कोसी। बिहार में बाढ़ के कारण कोसी। ठीक है, बिहार में बाढ़ के कारण कोसी। और कभी पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण कौन होती थी? दामोदर नदी होती थी। कौन नदी होती थी? दामोदर। तो बात नदी का हुआ है, तो थोड़ा सा नदी के बारे में भी जान जाते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? कौन से है? गंगा नदी है। कौन सा है? गंगा नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए इसमें यहाँ जानते हैं असम में बाढ़ के कारण ब्रह्मपुत्र है, बिहार में बाढ़ के कारण कोसी और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण दामोदर है। कौन है? दामोदर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 10। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 10। कह रहा तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ क्या है? एक एनजीओ है। क्या है? एनजीओ। तरुण भारत संघ क्या है? एक एनजीओ है। इसका संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन पूछता है बार बार कि तरुण भारत संघ, चाहे पूछेगा कि तरुण भारत संघ क्या है? एक एनजीओ है। क्या है? एनजीओ। जिसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। किससे है? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। बाबू ये एनजीओ क्या होता है जानते हो? एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट नहीं करती है। एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन ऑर्गेनाइज्ड, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वैसा संगठन जो सरकार द्वारा गवर्न नहीं होती है, जो ऐसा संगठन जो सरकार द्वारा गवर्न नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? एनजीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एनजीओ है। और तरुण भारत संघ जो एनजीओ है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से है। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो पहला है अभ्रक। तो हम जानते हैं कि अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। दूसरा है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। दूसरा क्या है? मैग्नीज है। दूसरा क्या है? मैग्नीज है। तीसरा क्या है? तीसरा बॉक्साइट है। तीसरा क्या है? बॉक्साइट है। तो इसमें से किसका उद्योग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो इन तीनों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। इन तीनों का उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। अभ्रक का होता है, मैग्नीज का होता है और बॉक्साइट का होता है। बॉक्साइट को हम आप लोगों को बताए हैं कि बॉक्साइट क्या है? एक प्रकार का अयस्क है। क्या है? अयस्क। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। ठीक है बाबू। अब हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बाबू यहाँ से 80 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कहने के लिए 80 क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं 250 से 300 क्वेश्चन होगा, जो आपको 70 से 80% ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो जाएगा। 80 को क्वेश्चन कराएंगे, कहने के लिए 80 होगा, लेकिन 80 से हर एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो 80 चौके क्या हो जाएगा? लगभग 80 से 160, 160, 320, 250 से 300 क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से 250 से 300 क्वेश्चन बनेगा। 12वां पूछ रहा है। 12वां पूछ रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इंद्रपुरी जलाशय का संबंध। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? बाबू आपका आंसर क्या होगा? बिहार से। किस राज्य से संबंधित है? बिहार। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार में। अभी बताए थे आपको, तरुण भारत संघ जो एनजीओ है उसका संबंध किससे है? राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान। एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट नहीं चलाती है। बात समझ में आया बाबू? एनजीओ का मतलब। चलिए बहुत बढ़िया।
हम आगे अगला क्वेश्चन 13वां नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, 13वां नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाबू 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो रेड बुक है। क्या है? जो भी असाधारण पौधे होते हैं उनके लिए जो बुक तैयार करते हैं उसे रेड बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड बुक। और जो विलुप्त के कगार पे हो गए होते हैं उसे रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। असाधारण पौधे के लिए रेड बुक और जो विलुप्त के कगार पे हो गए हैं उसे रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? कौन सा रबी फसल? तब वो एक रबी फसल होता है, मेनली रबी फसल होता है, गरीब फसल होता है, खरीफ फसल होता है, उसके आगे भी फसल होता है, नकदी वगैरह होता है। ठीक है, नकदी फसल का मतलब कैश क्रॉप। क्या नाम है? कैश क्रॉप, जिसको हम लोग क्या करते हो? बेच के पैसा लेते हो। तो नकदी में तुम्हारा क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। गन्ना हो जाएगा आपका तंबाकू हो जाएगा, जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ये नकदी में आ जाएगा, कैश क्रॉप में आ जाएगा। रबी में क्या आ जाएगा? वैसा फसल जिसका बाग हम नवंबर दिसंबर में करते हो। कब करते हो? अक्टूबर नवंबर में करते हो और मार्च अप्रैल में काट लेते हो। उसे हम क्या कहेंगे? रबी फसल। जैसे चना, गेहूं, मटर, सरसों, जौ, ये सब कैसी फसल है? रबी फसल, जिसका बाग हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं और मार्च में क्या करते हैं? मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। अब होता है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में जिसका बाग हम मई जून में या जून जुलाई में करते हैं, बाग जून जुलाई में करते हैं और नवंबर दिसंबर में क्या करते हैं? काट लेते हैं। नवंबर दिसंबर में काट लेते हैं, उसे हम खरीफ फसल कहेंगे। और खरीफ फसल में क्या होगा? आपका धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, बजरा हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, कपास हो जाएगा, अरहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरहर हो जाएगा, राई हो जाएगा। ये सब क्या है? खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। बात समझ में आया? तो रबी फसल, खरीफ फसल, नकदी फसल, ये सब हो गया। देखियो रबी में क्या हो जाएगा? रबी फसल में क्या क्या हो जाएगा? रबी फसल वैसा फसल होता है जो अक्टूबर नवंबर में बाग करते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं, जौ, मटर, चना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसूर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा, इत्यादि। खरीफ में क्या हो जाएगा आपका? खरीफ में क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। खरीफ में धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा, बजरा हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राई हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? धान, मक्का, बजरा, अरहर, राई, ज्वार। ठीक है, कपास हो जाएगा। कपास भी आपका क्या है? कपास भी आपका खरीफ फसल है। और नकदी की बात कर ले, क्या कर रहे? नकदी का। तो नकदी फसल में क्या हो जाएगा? नकदी फसल को कहते हैं कैश क्रॉप। क्या कहते हैं? कैश, जिससे बेचेंगे तो क्या मिलता हो? पैसा। कैश समझते हैं ना? कैश। तो गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंबाकू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? गन्ना, तंबाकू और तेलहनी फसलें हो जाएगा। दलहनी फसल, दालें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा। तेलहनी फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलहनी फसल हो जाएगा। ठीक है, जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ये सारा फसल कैसी है? नकदी है। इसका उपयोग हम पैसा के लिए करते हैं, इसीलिए नकदी फसल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैश क्रॉप। कैश मतलब समझते हैं ना? पैसा। चलिए, हमें लगता है कि इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए।
ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो हम बार बार कह रहे हैं यहाँ से आपको 70 से 80% ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यहीं से कंप्लीट हो जाएगा बाबू। कहने के लिए देखिए, कहने के लिए एक क्वेश्चन था ना, लेकिन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना, उसी तरह से हम 80 क्वेश्चन कराते कराते कब 250 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे आपको मालूम हो नहीं चलेगा। यहाँ से 80% से क्वेश्चन आपको क्या होगा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो, ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका 80% ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो जाएगा। और अब जानते ही ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन का भी चांस दिया गया, ऑप्शन का भी चांस दिया गया। तो हमें लगता है कि 80 को में से 40 को तो बना ही लीजिएगा, 40 को बना ही लीजिएगा। बाबू अब 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, सीमेंट उद्योग का, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चूना पत्थर का उपयोग तो कहाँ कहाँ होगा, चूना पत्थर का उपयोग। चूना, अब चलो यहाँ से एक और क्वेश्चन देते हैं, चूना पत्थर का उपयोग, चूना पत्थर का उपयोग। तो चूना पत्थर का उपयोग कहाँ का होगा, एक तो होगा सीमेंट उद्योग में, एक होगा सीमेंट उद्योग में। कहाँ होगा, सीमेंट उद्योग में। कहाँ पे होगा, सीमेंट उद्योग। दूसरा होगा आपका कहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे होगा घरों की रंगाई में, घरों की रंगाई में। कहाँ पे होगा, घरों की रंगाई में। तीसरा कहाँ होगा आपको हड्डियों को, हड्डी जब टूटता है तो हड्डियों को जोड़ने में भी, हड्डियों को जोड़ने में भी, हड्डियों को जोड़ने में भी किसका प्रयोग करते हैं, चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। समझे स्टूडेंट, इतना सारा क्वेश्चन हम पहले ही आपसे कहे हैं, कहने के लिए 80 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन यहाँ से आपको 250 से 300 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जो आपको जो भी बोर्ड का 19 तारीख का जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, वहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएगा। और पूरा 100% दावा है बाबू, यहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है बाबू, थोड़ा सा मेरा इंक खत्म हो गया है, इंक भर लेने के बाद फिर से हम अपना वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों हम बोले थे कि थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था, वही भरने गए थे। अब चलिए आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन लेके प्रस्तुत है, 16 नंबर क्वेश्चन लेके प्रस्तुत है। तो कह रहा है बाबू, कोंकण रेल परियोजना, कोंकण रेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है। कोंकण रेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या क्या होगा, महाराष्ट्र, केरल और गोवा। महाराष्ट्र, केरल और गोवा, इन तीनों राज्य से संबंधित है कोंकण रेल परियोजना। कोंकण रेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से भी संबंधित है, केरल से भी संबंधित है और गोवा से भी संबंधित है। किससे किससे संबंधित है, महाराष्ट्र, केरल और गोवा, इन तीनों राज्यों से क्या है, संबंधित है। तीनों राज्यों से क्या है, संबंधित है। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। क्या करेंगे, 17 नंबर कह रहा है 1992 में रियो डी जेनेरियो में 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन का क्या नाम था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या नाम था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो बाबू 1992 में रियो डी
जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं? तो उस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और रियो डी जेनेरो किस जगह पे है? रियो डी जेनेरो ब्राजील में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ब्राजील में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। चाहे पूछ देगा 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था वो क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन करेगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो। चाहे ऐसे ही पूछ देगा कि 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था वह कौन सम्मेलन था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये याद होना चाहिए। ठीक है बाबू, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चाहे आप कॉपी कलम लेके बैठिए, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए। अगर पूरा आप लोग नोट कर लेते हैं तो समझिए आज आपका ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बाबू जानते हैं भारत में मैक्सिमम नदियाँ पाई जाती है। भारत में क्या पाई जाती है? मैक्सिमम नदियाँ पाई जाती है। और नदियाँ अपने द्वारा हमेशा बाढ़ लाती है और बाढ़ में मिट्टी छोड़ देती है। उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो बताइए, आप ही बताइए कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि भारत में टोटल कितने मिट्टियों के प्रकार है? तो 8 प्रकार का मिट्टी है। कितने प्रकार का मिट्टी है? 8 प्रकार। सबसे ज्यादा कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है खादर बांगर किसका प्रकार है? खादर बांगर भी मिट्टी का प्रकार है। किसका प्रकार है? मिट्टी का। ये खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी कौन सा मिट्टी होता है जानते हो आप लोग? जो बाढ़ द्वारा जो सबसे पहले छोड़ी गई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। और बाढ़ द्वारा जो दूर छोड़ी गई मिट्टी होता है उसे बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। तो बाबू जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 2। कौन सा? खादर। पहला खादर और दूसरा बांगर। कितना? कौन सा? बांगर। कौन सा? बांगर। खादर मिट्टी क्या होता है? जब नदी अपने द्वारा जब मिट्टी छोड़ती है तो नजदीक मिट्टी जो छोड़ देती है उसे खादर कहते हैं। और जब दूर छोड़ती है उसे बांगर। खादर मिट्टी थोड़ा सा मोटी अकड़ैल होती है, लेकिन बांगर मिट्टी महीन होती है। बांगर मिट्टी क्या होती है? महीन होती है। बाबू ये जानिए कि भारत में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में मिट्टियों के कितने प्रकार है? तो 8 प्रकार का टोटल भारत में मिट्टी पाई जाती है। टोटल 8 प्रकार के भारत में मिट्टी पाई जाती है। टोटल 8 प्रकार के भारत में मिट्टी पाई जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन? 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो बाबू आंसर होगा भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में। कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी में। बरौनी कहाँ पे है? बेगूसराय में। तो बिहार में बरौनी में उर्वरक कारखाना भी है और तेल शोधक कारखाना भी कहाँ पे है? बरौनी में है। कहाँ पे है? बरौनी में। ठीक है, तेल शोधक कारखाना कहे चाहे उर्वरक कारखाना कहे, दोनों कारखाना कहाँ पे है? बरौनी है। बरौनी कहाँ पे है? बेगूसराय जिला में। कहाँ पे है? बेगूसराय जिला में। ठीक है, सारा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और एक कॉपी कलम ले लीजिए, नोट करते रहिए। ठीक है, तो बाबू बिहार में उर्वरक कारखाना या हम बोले तेल शोधक कारखाना। क्या बोले? तेल शोधक कारखाना। ये दोनों कहाँ पे है? बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी में। कहाँ पे है बाबू? बरौनी में है। तो बिहार में उर्वरक कारखाना की बात कहे चाहे तेल शोधक कारखाना की बात करें, दोनों कारखाना कहाँ पे स्थापित है? बरौनी में। बरौनी कहाँ पे है? बेगूसराय में। कहाँ पे है? बेगूसराय में। कह रहा है
कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सूखे के लिए जिम्मेदार है। तो बाबू सूखे के लिए जिम्मेदार क्या कौन सा कारक होगा? वर्षा की कमी। वर्षा नहीं होगा तो सूखा होगा। क्या होगा? सूखा। तो बाबू सूखे के लिए जिम्मेदार कारक, जिम्मेदार कारक, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या होगा? वर्षा की कमी। क्या होगा? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी, सूखे के जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी। हम पूछ देंगे बाबू कि सुखाड़ क्या होता है? सुखाड़ तब बोलना है किसी क्षेत्र में अगर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, 25 सेंटीमीटर से कम है, तो उस क्षेत्र को हम क्या घोषित कर देंगे? सुखाड़ घोषित कर देंगे। क्या घोषित कर देंगे? सुखाड़। सुखाड़ किसे कहेंगे? किसी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे हम सुखाड़ घोषित कर देते हैं। सुखाड़ कैसे आता है? अचानक से कि धीरे धीरे आता है। कैसे आता है? सुखाड़ कैसे आता है? धीरे धीरे आता है, अचानक से नहीं आता है। कैसे आता है? धीरे धीरे। बाबू हम क्वेश्चन पूछेंगे कि सुखाड़ क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में कि सुखाड़ कितने प्रकार का होता है? तो सुखाड़ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़। सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी। सामान्य सुखाड़ जहाँ हमेशा सुखाड़ रहता है, जैसे राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, जम्मू कश्मीर का लेह, लद्दाख, ये क्या है? सामान्य सुखाड़ के अंतर्गत है। कृषि सुखाड़ के अंतर्गत कृषि को जब पानी की आवश्यकता है तब पानी नहीं है, बाद में पानी आ गया तो उसे कृषि सुखाड़ कहेंगे। मौसमी सुखाड़, कभी मौसम में पानी नहीं बरसा तो उसे हम क्या कहेंगे? मौसमी सुखाड़। तो सुखाड़ कितने प्रकार का? 3। कौन कौन? सामान्य, कृषि और मौसमी। सुखाड़ किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? सुखाड़। सुखाड़ की स्थिति कैसे बनती है? अचानक से कि धीरे धीरे? तो आंसर होगा धीरे धीरे। सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक क्या है? वर्षा की कमी। हम पहले ही बोले बाबू आपसे कि कहने के लिए सिर्फ 80 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम वीडियो को अंत तक 300 से 350 क्वेश्चन कर लेंगे। बाबू एक क्वेश्चन था ना, लेकिन यहाँ सब 7-8 क्वेश्चन जाने ऐसे ही 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते होते हम लगभग 300 से 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। और यहाँ से अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो 70 से 80% ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बाबू हम कहेंगे एक बार नहीं 2-2 बार देखिए इस वीडियो को, ताकि क्या होगा? कंसेप्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। आप इधर उधर कहीं मत भटकिए, आप ये वीडियो देखिए, आपका पूरा 100% ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते रहिए। बाबू अब क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी में बना है? नर्मदा नदी में बना है। किस नदी में बना है? नर्मदा नदी पे बना है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस में बना है? नर्मदा नदी। अभी हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति बना है। दुनिया के सबसे बड़ा मूर्ति किसका मूर्ति है? सरदार पटेल की है। किसकी मूर्ति है? सरदार पटेल के। उसे हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से जानते हैं। वो भी कहाँ बना है? नर्मदा नदी के किनारे। किस जिला में? नर्मदा जिला में। जिला का भी नाम क्या है? नर्मदा। बात समझ में आया? सरदार सरोवर जो कृत्रिम जलाशय है वो भी किसके नाम पे है? सरदार पटेल के। और सरदार पटेल के बारे में हम लोग जानते हैं ना, सरदार पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ठीक है बाबू, जो काम हम बताए थे, जो काम बिस्मार्क ने किए थे जर्मनी के लिए, वही काम कौन किया था? ये सरदार पटेल भारत के लिए भी किए थे। किसके लिए किए थे? भारत के लिए किए थे। अब अगला क्वेश्चन है बाबू कि जून 2023 में जो चक्रवात आया था उसे किस नाम से जानता है? बिपरजॉय। किस नाम से जानता है?
बिपरजॉय से नाम से जानते हैं। किस नदी पे किस नाम से जानते हैं? बिपरजॉय। कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में। बाबू क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? बाबू तो आज के समय में मोबाइल है, लेकिन आप मोबाइल मारिएगा तो बिहार बोर्ड गलत कर देगा। क्या मानना है? सार्वजनिक टेलीफोन। क्या होगा? सार्वजनिक। आज के समय लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन मानना है। क्या मानना है? सार्वजनिक टेलीफोन मानना है। क्या मानना है? सार्वजनिक टेलीफोन मानना है। समझ में आया बाबू? क्या क्या मारोगे? सार्वजनिक टेलीफोन। दूसरा है कोलकाता कारपोरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वही व्यक्ति है, लॉर्ड कर्जन वही व्यक्ति है जिसने क्या करवाया था? बंगाल का विभाजन करवाया था। क्या किया था? बंगाल का विभाजन करवाया था। क्या करा था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब करवाया था? 1905 में। ये यही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन का मांग किया था। अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया था। क्या किया था? अलग से निर्वाचन का व्यवस्था किया था। कब किया था? मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में किया था। यही व्यक्ति है। कौन है? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बंगाल विभाजन कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है। कौन करता है? लॉर्ड कर्जन। कब करता है? 1905 में। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है। कब करता है? 1909 में करता है। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बंगाल विभाजन जो विभाजन करवाया था इसको रद्द कब किया गया? इसको रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में। इस समय कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन। कौन वायसराय था? डफरिन था। इतना चीजें याद होना चाहिए। अब कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है? बाबू हम जानते हैं राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस की क्रांति से होती है। कहां से होती है? फ्रांस की क्रांति से। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है? फ्रांस की क्रांति से। कहां से होती है? फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में। क्रांति में कितने लोगों का अहम रोल था? 3 लोगों का। कौन कौन से? वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। कौन से? रूसो। इस क्रांति में 3 नारा लिखा था, बंधुता, भाईचारा और समानता। बंधुता, भाईचारा और समानता। तो क्वेश्चन कोई करेगा यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होता है? किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। बाबू राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया? राइन राज्य संघ की स्थापना। तब बाबू राइन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट करता है। कौन करता है? नेपोलियन बोनापार्ट। क्यों करता है? क्योंकि हम जानते हैं जब ये जर्मनी पे आक्रमण करता है तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट को क्या हुआ? शासन करने में दिक्कत होता था। तो अपने शासन को आसान बनाने के लिए 300 छोटे बड़े राज्यों को क्या कर दिया? एक कर दिया। एक करके इसका नाम दे दिया राइन संघ। क्या कर दिया? राइन संघ। राइन जर्मनी का क्या है? मुख्य नदी है। जैसे भारत में
गंगा नदी है, उस तरह से जर्मनी में राइन नदी है। समझ में आया? तो राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बोनापार्ट ने। कौन बोनापार्ट? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है बाबू। बाबू कह रहे अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस तो अप्रैल थीसिस किसने थी लिखी? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? लेनिन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लेनिन। अब कभी कभी पूछा था 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस, 95 थीसिस। तो 95 थीसिस किसने लिखी है? मार्टिन लूथर ने लिखा था। किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। कौन लिखा था? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने क्या लिखा था? 95 थीसिस। तो क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था, 95 थीसिस मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। ठीक है बाबू। क्वेश्चन है बाबू खुदाई खिदमतगार के गठन किसने किया? खुदाई खिदमतगार के गठन किसने किया? तो खुदाई खिदमतगार के गठन खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। लाला हरदयाल ने इसमें किसकी स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की। किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब किया था? 1913 में। कब किया था? 1900। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी का। कब? 1913 में। कब किया था? 1913 में। बाबू बंगाल गजट प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ए हिक्की ने किया था। बंगाल गजट किसने लिखा? जेम्स ए हिक्की। किसने लिखा था? जेम्स ए हिक्की। कभी से जे हिक्की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। बंगाल गजट क्या था? भारत का पहला समाचार पत्र। इसका प्रकाशन कौन किया था? जेम्स ए हिक्की ने किया था। बाबू अगला क्वेश्चन है यूनान में इनमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान फ्रांस के अधीन था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी यात्रा। कौन सा जगह चुना था? दांडी। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्र के पानी बनाकर नमक कानून तोड़ना। समुद्र के पानी बनाकर नमक कानून तोड़ना। ठीक है बाबू। अब कह रहा है समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? बाबू कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक था दास कैपिटल। वो समाजवादियों का है? बाइबल है। कार्ल मार्क्स को समाजवाद के जनक, आधुनिक समाजवाद के क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। क्या मानते हैं? आधुनिक समाजवाद के जनक मानते हैं। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वियना कांग्रेस जर्मनी शामिल नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। बाबू हमारा मॉडल सेट 1 का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाबू आधा पार्ट कंप्लीट हो गया, आधा पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आधा पार्ट कंप्लीट हो गया, आधा पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। बाबू आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे मनोबल मेरा बढ़ता रहेगा। बाबू इससे हम कह रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग
जब हम आपसे वही गुजारिश करेंगे, आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। जहां भी आपको डाउट हो वहां लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हमें लगता है 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका लगभग 50 से 60% पार्ट आपका आधा वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और आधा वीडियो डालेंगे वहां से 50% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।